हाँ, आइए चलिए पुनः एक बार अधिगम का उद्देश्य। अधिगम का जो उद्देश्य होता है, जो बच्चे सीखने के लिए आए हैं उनका उद्देश्य है क्या है? सीखना है। अध्यापक का काम है सिखाना। तो जो बच्चे, हमें कहने मतलब कि जो हम टॉपिक पे सिखा रहे हैं, यानी हम मान लीजिए हम भूगोल के विषय में भूगोल के टॉपिक बता रहे हैं या हिस्ट्री के टॉपिक बता रहे हैं, तो बच्चे क्या हैं, कितना जान पाएंगे। हमारा उद्देश्य है, सिखाने का उद्देश्य है, और बच्चे का सीखने का उद्देश्य है कि हम कितना सीख पाते हैं। अध्यापक का उद्देश्य कितना हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो अधिगम की अवधारणा, और इसमें हम कहेंगे कि अधिगम की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा और प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। अधिगम की अवधारणा, कंसेप्ट, जो आप बताना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप बताना चाहते हैं, अवधारणा का मतलब हो गया कंसेप्ट। अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग। ठीक है, लर्निंग कंसेप्ट, यानी जो आप सिखा रहे हैं एक अध्यापक हो के, जो टॉपिक पे, यानी आप संज्ञा सर्वनाम के विषय में बता रहे हैं, चाहे जो भी टॉपिक आपकी हो उस पर बता रहे हैं आप, तो वो जो प्रक्रिया है उसकी आप व्याख्या कर सकें, यानी संप्रत्यय। कंसेप्ट मतलब है अच्छे ढंग से, सही ढंग से बच्चों को बता सकें। दूसरा है, अब इसको अधिगम को प्रभावित करने वाले, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों को जान पाएंगे, घटकों को जान पाएंगे। कहने का मतलब है कि जो सीखने में जो प्रभावित होता है, सीखने के दौरान जो वस्तुएं जो प्रभावित करती हैं, वो क्या कर सकती हैं, घटकों को क्या करेंगे, हम जान पाएंगे कि क्या क्या प्रभावित कर सकता है। आप क्लास ले रहे हैं, बगल में शोरगुल हो रहा है, कुछ लोग आए हैं, कुछ बगल में मंदिर है, टेम्पल है, मस्जिद है, उसमें क्या है, माइक बज रहे हैं, प्रभावित हो सकता है, तो उस हमको जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उस समस्याओं को निदान के लिए हम कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अभी आपका ये हो गया। अब इसमें जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें आप चाहे तो और भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो अभी आप देख लीजिए, इसका अधिगम का उद्देश्य हो गया, जो सिखाने का उद्देश्य था कि अधिगम की अवधारणा और प्रक्रिया को व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों को जान पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मेन बिंदु है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मेरिट और डीमेरिट हमको एग्जाम में लिखना भी आवश्यक होता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, सीखने के दौरान क्या हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम विद्यालय में अध्यापक जब सिखाते हैं तो क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं। तो सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की इच्छा। अब अध्यापक हैं, आप सिखाना चाहते हैं और बच्चा क्या करना चाहता है, वह सीखना नहीं चाहता है, तो आप कैसे सिखा पाएंगे। तो बच्चे के सीखने वाले की इच्छा पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। दूसरी पॉइंट है शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता। ठीक है, शैक्षिक बालक के शैक्षिक योग्यता पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक योग्यता का मतलब हो गया कि जैसे
कोई BA करके B.Ed कर रहा है, कोई MA करके B.Ed कर रहा है, कोई BA करके B.Ed कर रहा है, कोई MA करके। तो कहने का मतलब है कि परिपक्व हुआ, BA वाले से MA वाले का परिपक्व हुआ, एज का भी प्रभाव है, एज का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति की जितनी अवस्था होती है वह क्या होता है, उसके पास उतना अनुभव होता है, ठीक है ना। तो वो अनुभव भी काम आता है। तो सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता का मतलब हो गया कि आप BA करके B.Ed का एडमिशन लिए हैं, और कोई MA करके B.Ed एडमिशन लिया है, कोई MSc करके, कोई MSc करके, कोई क्या किया है, डबल MSc किया है, कोई डबल MSc किया है, तो डबल एक्सपीरियंस है उसके पास, और B.Ed कर रहा है। तो आपके पास उसके पास क्या है, शैक्षिक योग्यता कहीं ना कहीं है। आकांक्षा का स्तर, आकांक्षा का स्तर मतलब हो गया जब तक बच्चे का जो है लेवल, यानी जो बच्चे का जो आकांक्षा स्तर है, जब तक यानी बच्चे में सीखने की आकांक्षा नहीं है तब तक वह क्या है, वह सीख नहीं पाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। बुद्धि, बुद्धि भी क्या है, बुद्धि पर भी बहुत ही मायने रखता है। यानी बुद्धि भी क्या आती है, हर व्यक्ति की बुद्धि IQ जो होती है अलग अलग होती है, आप जानते होंगे। नहीं, बुद्धि में क्या है, IQ बराबर MA बटा के CA इंटू 100। यह क्या है, बुद्धि लब्धि, यानी IQ इंटेलिजेंस क्यूटेंट, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, हिंदी में इसको कह सकते हैं बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, मेंटल एज। मेंटल एज का मतलब मानसिक आयु, मानसिक आयु। क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया CA, क्रोनोलॉजिकल यानी वास्तविक आयु। इंटू 100। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयत्न कीजिए। इंटेलिजेंस क्विटेंट यानी यह बीने ने 1905 में 1905 ईस्वी में बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र दिया था। 1905 ईस्वी में बीने ने क्या किया था, बुद्धि का सूत्र दिया था। और IQ यानी मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु। मानसिक का मतलब होता है कि जो हम नाम एडमिशन कराते हैं बच्चे का, वह क्या होता है, वह उसका एक रखा जाता है। और जो वास्तविक का मतलब जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, हम उसमें गुणे 100 करके इंटू 100 करके हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जितना शेष आंसर आता है उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। आगे की क्लास में हम बताएंगे कि बुद्धि लब्धि कैसे मापा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका IQ इंटेलिजेंट क्यूटेंट बराबर MA बटा के CA इंटू 100। तो ये एग्जाम में कभी कभी आपके आता भी है, आपके CTET में फार्मूला पूछता है, CTET में भी पूछता है, आपके CTET में पूछता है, जितने भी हैं कहीं आता है कि IQ क्या होता है। तो IQ जो होता है सही यही है, MA बटा के CA इंटू 100। तो याद कर लीजिए इसको। चलिए हम आगे चलते हैं। अब तो कहने का मैं बताने का अर्थ ये था कि सभी बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी के सवाल, किसी को मैथ दे देंगे तो क्या करता है बच्चा, तुरंत लगा देता है। कोई जैसे आप एक अध्यापक हैं, आप क्लास में बताते हैं और बच्चे से तुरंत पूछते हैं तो बच्चा क्या करता है, बता देता है। कोई बच्चा क्या करता है, भूल जाता है, तुरंत नहीं बता पाता है, कुछ सोचने के बाद बताता है। तो उस टॉपिक में भी हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये आपके जो IQ बराबर MA बटा के CA इंटू 100 है, ये बुद्धि लब्धि है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं। तो सभी बच्चों की बुद्धि क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। जितने क्लास में बच्चे आए हैं, बैठे हैं, सबकी बुद्धि क्या है? अलग अलग हैं। अब आपके पास है संवेगात्मक स्थिति। संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल। हर बच्चे के अंदर क्या है? सभी बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हैं? इमोशनल है। कोई झेपू है, कोई बालक तुरंत बातों बातों में क्या होता है? भमक जाता है। कोई बच्चा अलग अलग है। तो संवेगात्मक यानी कोई अपने संवेगों को कंट्रोल करके रखता है। कोई बालक क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। वह भी एक संवेगात्मक स्थिति भी होनी चाहिए। यह भी प्रभावित करता है, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, सीखने वाले की इच्छा पे करता है। दूसरा है शैक्षिक योग्यता पे है, आकांक्षा स्तर पे है, बुद्धि पे है, यानी संवेगात्मक स्थिति। और सब पॉइंट हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। अब इसमें जो है शारीरिक स्वास्थ्य, यदि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जुकाम बुखार होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होगी, तो वह क्या होगा? सीख नहीं पाएगा। यदि अध्यापक का भी होगा तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा, या उस दिन हो गया तो उस दिन भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी रहना आवश्यक है। तो ये बाधाएं भी करती हैं। और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा? प्रभावित होगा। अगर लाभ है मानसिक स्वास्थ्य, अगर इसको हम देखें प्लस में, सीखने वाले की इच्छा, शैक्षिक योग्यता अच्छी होनी चाहिए, आकांक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, संवेगात्मक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये अच्छा है तो बालक क्या करेगा? अच्छा से अधिगम कर सकता है। वही बात अध्यापक में भी बैठती है। अध्यापक का भी अगर ये सब गुण हैं तो अध्यापक क्या है? अच्छा से टीचिंग कर सकता है। अगर नहीं है तो वह क्या है? प्रभावित करता है। और ये सब पॉइंट हैं कि सीखने वाले की इच्छा, शैक्षिक योग्यता, आकांक्षा का स्तर, बुद्धि, संवेगात्मक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अधिगम को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। अब हम चलते हैं, इतना देख लीजिए। ठीक, हम आगे चलते हैं। अब अध्यापक से संबंधित कारक। अब आपने तो जान लिया। अब आपको यह देखना है कि अध्यापक से संबंधित कारक क्या है, यानी फैक्टर। अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए? तो विषय का ज्ञान, विषय का ज्ञान, यानी जो अध्यापक है, जो अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता है, उसको अपने विषय का क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण रूप का मतलब होता है कि जानना चाहिए। अब यह नहीं कि वह संपूर्ण उस विषय में क्या हो सकता है? पारंगत, ऐसा नहीं। कोई भी विद्वान हो, कोई भी पूरे विश्व में कोई भी प्रोफेसर हो, वो अपने विषय का संपूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं हो सकता। यह बात सत्य है। तो एक अध्यापक को अपने विषय का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी वह क्या कर सकता है? अच्छा से अधिगम बच्चों को करा सकता है। दूसरी पॉइंट है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का व्यवहार कहने का मतलब है कि अध्यापक का बिहेवियर क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, समाज में मान्य होना चाहिए, यानी समाज उसको सम्मान देता हो। ठीक है, तो एक अध्यापक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, जिससे वो क्या हों? बच्चे प्रभावित हों। जैसे महात्मा गांधी, ये लोगों को देखकर क्या होते हैं? विवेकानंद जी, ये लोग को देख करके बच्चे क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। 26 जनवरी क्यों किया जाता है? 15 अगस्त बच्चों को जानने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि देश कैसे आज़ाद हुआ।
ठीक है ना। तो ये सब विषय का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार करता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी अध्यापक को पढ़ाने का तरीका। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाने का ढंग से मतलब हो गया जैसे कहानी के माध्यम से चार्ट के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, बहुत से टीचिंग स्किल हैं आपने सीखा होगा। क्यों नहीं तो फिर विद्यालय पे क्या होता है, कॉलेज पे ट्रेनिंग के दौरान आपको स्किल सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से क्लास में सिखा सकते हैं। तो वह शिक्षण विधि है कि किन विधियों के द्वारा हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। खेल कूद के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, ठीक है। सिखाने का तरीका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उसको जानना आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया जाता है और ट्रेनिंग के बाद आपको वो फॉलो करना है कि कौन सा तरीका अच्छा लगे। क्योंकि आपको ट्रेनिंग में तो बता दिया गया, हमने तो कह दिया कि ऐसे ऐसे है, लेकिन जब आप विद्यालय में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो उस समय की जो परिस्थिति होती है हमको उस परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपको शिक्षण विधि। अब हम अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर, इसको हम लिख लेंगे आगे, एवं समायोजन स्तर। यानी अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी क्या कर सकता है, बच्चों को एडजस्टमेंट कर सकता है। समायोजन यानी समायोजन का अर्थ होता है सबको साथ लेकर चलना, सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना। सभी बच्चों को क्या करना है, साथ में लेकर के चलना है। कि अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और समायोजन स्तर भी, यानी एक अध्यापक अच्छा वही है जो सबको साथ लेकर के चलता हो। क्योंकि बहुत से लोगों ये बातें नहीं जानते हैं, जैसे जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, देखा गया है कि बहुत से अध्यापक, एक मिनट था, हाँ, जैसे कि होता क्या है, कोई अध्यापक मैथ का होता है, कोई फिजिक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है, कोई हिंदी का होता है, कोई हिस्ट्री का होता है, कोई संस्कृत का होता है, और भी बहुत से विषय हैं, ज्योग्राफी है और भी विषय हैं। तब तो कहने का अर्थ है कि एक अध्यापक को जानना बहुत आवश्यक है कि जैसे आपने चयन किया कि हम मैथ से पढ़ेंगे, कोई फिजिक्स से, तो जिसका मैथ अच्छा उसका फिजिक्स तो ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। लेकिन
अब हिंदी उसकी अच्छी नहीं हो सकती, हिंदी अच्छा है तो हिस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती, संस्कृत अच्छी नहीं हो सकती, किसी की संस्कृत अच्छी है तो हिंदी अच्छी है, हिस्ट्री भी अच्छी है। तो कुछ ना कुछ इसमें वो क्या है, रुचियों के कारण, क्योंकि उस अध्यापक को उसमें रुचि है, इसलिए उसने क्या किया, बीएससी साइंस से किया, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, कोई तमाम कोर्स लेकर के उसने क्या किया, टॉपिक को कंप्लीट किया। तो वही नियम उन पे भी लागू होता है कि उनको भी याद रखना चाहिए। जो बच्चे यहाँ विभिन्न बेंचों पे बैठे हैं, यानी जो विभिन्न घरों से आए हैं, वो यहाँ पे उनमें क्या है, वह किसी को मैथ अच्छा लग रहा है, किसी को फिजिक्स। जब अध्यापक मैथ का जब टीचर आता है, जब मैथ का अध्यापक क्लास में आता है तो क्या होता है, वह सोचता है कि सभी बच्चों को मैथ हम क्या करें, ठूंस दें, यानी सिखा दें। लेकिन कैसे सिखा देगा, उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, उस बच्चे को इंटरेस्ट हिंदी में है, उसको संस्कृत में है, उसको क्या है, इसमें किसी में रुचि नहीं है, वह सबको मैथ सिखाना चाहता है। और मैथ में क्या है, 10 बच्चों को ही केवल क्या है, 10 बच्चों को ही केवल क्या है, रुचि है, और वह सबको सिखाना चाहता है, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जितना आसानी से हम बच्चों को क्या करें, क्लास को खींच ले चलें, सिखाने का पूरा प्रयास करें, सीखे तो ठीक है, यानी कुछ समझ में आ जाए। अब हम उसको ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। और होता यही है कि एक अध्यापक क्या करता है, अपने विषय को क्या करता है, सबको थोपने लगता है, चलो क्यों नहीं करके आए, उसको पीटने लगता है, उसको टार्चर करने लगता है। नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, जो बच्चे भिन्न भिन्न घरों से आए हैं, उनको क्या है, उनकी रुचि है, उनका मैथ में रुचि नहीं है, उनका फिजिक्स में रुचि नहीं है, उनका केमिस्ट्री में रुचि नहीं है, उनका हिंदी में रुचि है। कोई बच्चे का किसी में रुचि नहीं है, क्यों, किस में रुचि है, आर्ट में। क्योंकि जैसे ही देखेंगे जो बच्चे बेंच पे बैठते हैं, वो पीछे से क्या करते हैं, बहुत से वो उस अध्यापक का चित्र बनाना शुरू कर देते हैं, या उनकी अंगुलियां जो होती हैं ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देती हैं। जैसे ही कोई संगीत बजने लगता है तो जो बच्चे डांस करने वाले होते हैं, उनके पैर क्या होते हैं, थिरकने लगते हैं। उसी तरह से पहचान किया जा सकता है कि वह बच्चा किस में रुचि ले रहा है। तो हमें उस बच्चे को उसी तरफ मोटिवेट करना चाहिए, इसीलिए वो बच्चा जल्दी सफल हो जाए। ठीक है, तो हमें उस बच्चे के रुचि के अनुसार चलना चाहिए। तो ये हो गया आपका। तो कहने का मतलब है कि ये सब आप जब जानेंगे तो एक टीचिंग को अच्छे ढंग से क्लास में क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण कार्य को उद्देश्यपूर्ण वातावरण में तैयार करके उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। तो मैं बताने का उद्देश्य यह है कि अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तो अच्छा होना ही चाहिए। ये नहीं कि घर की समस्याएं लेकर के विद्यालय में चले आए और वह बच्चों पर क्या करना, उतारना शुरू कर दे। और समायोजन अगर अध्यापक है तो उसको समायोजन सभी जगह करना होगा, तभी वह सफल हो सकता है। तो समायोजन जब तक नहीं आएगा, एडजस्टमेंट, तब तक वह बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा भी नहीं सीख सकता और अध्यापक भी नहीं सिखा सकता। तो देखते हैं कि जो लीडर होता है, नेता होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट, समायोजन करने की क्षमता होती है। सबको नमस्ते नमस्ते करता है और भैया ठीक है, सब ठीक है, और करते हुए जाता है और क्या करता है, अपना काम निकालते हुए चला जाता है। तो यहाँ वह बात नहीं है, लेकिन एक ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो समायोजन हो गया। उसके बाद है सिखाने की इच्छा। सिखाने की इच्छा, तो सिखाने की इच्छा यानी अध्यापक को सिखाने की इच्छा भी पहले से ही होनी चाहिए कि हम बच्चों को आज इस टॉपिक पे चले गए, उस टॉपिक को पहले ही घर पे तैयार करके उस टॉपिक क्या करेंगे, आज हमको बच्चों को बताना है, सिखाना है। ठीक है, थोपना नहीं है, सिखाना है, मोटिवेट करना है। एक अध्यापक का काम है बच्चों को अभिप्रेरित करना। एक बार क्वेश्चन आया था, सीटेट में देखे होंगे आप लोग, कि अध्यापक को, एक अच्छा अध्यापक कैसे जानेगा कि क्लास में जो है जो शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं वह कितना सही ढंग से चल रहा है। तो कैसे जानेंगे कि बच्चा सीख रहा है, तो उस बच्चा क्या है, बच्चे उस टॉपिक से, जो आप टॉपिक अध्यापक पढ़ाता है उस टॉपिक से बच्चा क्या है, क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, तो समझिए बच्चा रुचि ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए वातावरण का तो हो गया, वातावरण तो हर जगह आएगा। आप वातावरण की बात हम बता दे रहे हैं। वातावरण का प्रभाव, इन्वायरमेंट का प्रभाव क्या होता है, समाज पे जरूर पड़ता है। यानी वातावरण का प्रभाव समाज पे जरूर पड़ता है।
ठीक है, जैसा माहौल होगा वैसा बच्चा सीखेगा। ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। अब हम, ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम निष्कर्ष लिखते हैं। अब हम समापन की ओर हैं। अधिगम, जो निष्कर्ष का मतलब होता है कि आप कंक्लूजन में होता है निष्कर्ष कि आपने क्या, जो ये हम बताए हैं, आपको इस टॉपिक पे लेक्चर दिए हैं, उससे आप समाज को क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। निष्कर्ष का मतलब ही होता है कि जो आपने 30 मिनट में 25 मिनट में जो आपने बताया है, जो प्रश्न पूछा गया था कि अधिगम का अर्थ विशेषताएं बताइए या प्रकृति का वर्णन कीजिए, तो उसमें आपने जो कॉपी पे लिखा है, तो जो समाज को आप क्या देना चाहते हैं, आप उससे लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे, उससे समाज क्या सीखेगा। ठीक है। तो निष्कर्ष में वही होता है कि जो आपने अभी तक बताया है उसमें उससे लोग क्या सीखेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अधिगम, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम क्या है, अधिगम सीखने से क्या होता है, बच्चा ही नहीं सभी लोग कुछ न कुछ, मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने से मानव का विकास होता है, बालक का विकास होता है, और धीरे यही बच्चा आगे चल करके देश के क्या होते हैं, एक अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका निष्कर्ष हो गया। अब हम संदर्भ ग्रंथ लिखते हैं, रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ। रेफरेंस देना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो किताबें थी, जो आपको हमने बताया था कि पीडी पाठक, रीता चौहान, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सुरेश भटनागर, डॉक्टर एस.के. मंगल, कहने का अर्थ है, इसको समझ लीजिए ध्यान से, ये जो शिक्षा मनोविज्ञान की किताबें हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है, इन लोगों ने क्या है, अपने अपने विचार से लिखे हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी की प्रस्तावना में अलग है, किसी के अधिगम के अर्थ में अलग है, ठीक है, किसी की विशेषताएं में अलग है, कुछ वो अपने अपने विचार सब ने लिखा है। तो होता क्या है कि हमने इन लोगों की किताबों का अध्ययन किया है। आपने 3 ही लोग का अध्ययन किया तो 3 ही लोग का लिखिए, लेकिन इन लोगों की किताबों का अध्ययन करने से यह होता है कि हमने इन लोगों की किताबों का अध्ययन किया है और अपने विचार, उन शब्दों को इन लोगों ने जो लिखा है, इन लोगों को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि यह ऐसा भी हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वहीं क्या करता है, सिद्ध करता है कि नहीं, बच्चे ने क्या किया है, कॉपी जांचने वाले कहता है नहीं, बच्चे ने क्या किया है, किताबों का अध्ययन किया है और इसको नंबर हमें देना चाहिए। इसलिए बच्चा क्या करता है, अच्छे नंबर से पास होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे पाठक पीडी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब यह किस सन में प्रकाशित है, जैसे कोई पुस्तकें 2012 की हैं, 2009 की है, 2016-17 की भी हैं, तो उसमें हम लिखेंगे 2017, मतलब प्रकाशित है। कहाँ से है, पीडी पाठक की अग्रवाल पब्लिकेशन से, 2017 अग्रवाल पब्लिकेशन।